गुड इवनिंग एवरीवन। सेहत के इस टॉक शो आपकी सेहत में मैं डॉक्टर गुलियाबशाम विक्टर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारी कोशिश होती है कि सेहत के इस टॉक शो में आपके लिए हर दफ़ा हम एक नए माहिर डॉक्टर को बुलाएं और आज की हमारी डॉक्टर खौला इफ्तिखार JPMC में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर खौला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खुदा का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर खौला, हमारे नाज़रीन और सामईन को अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर खौला इफ्तिखार एंड आई एम वर्किंग एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट इन JPMC and I'm also working with the COVID isolation team and serving as a resident in ICU department. थैंक यू डॉक्टर खौला, आपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। JPMC बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और मैंने आपको खुद देखा है। आप ICU की, चूँकि ये मेरी कोलीग हैं, हम दोनों एक ही वार्ड में होती हैं JPMC के, एंड आई सॉ हर, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर। बेड पे जाके हर पेशेंट को खुद देखती हैं और खुद फाइल करती हैं और बहुत एंथुजियास्टिकली करती हैं। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर खौला एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर खौला, जैसे कि आपने कोविड किया है, कोविड वार्ड की आप रही हैं, आपने वहाँ देखा है मरीज़ों। कोविड आजकल है भी बहुत और उसने बहुत बुरे तरीके से सबकी ज़िंदगियों को मुतासिर किया है, तो आपने क्या देखा मरीज़ों में और कैसे मैनेजमेंट में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है? कोविड के हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि कोविड एक ऐसा मर्ज़ है जो फेफड़ों को तो अफेक्ट करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा जिस्म के और दूसरे आज़ा को भी अफेक्ट करता है। ओके। ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के होते हैं, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स कोविड के और दूसरे जो मर्ज़ हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं, तो इनिशियली तो वो काफ़ी इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को, जैसे कि हल्का फुल्का बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म में दर्द हो जाना। लेकिन हमारे पास ER या OPD में जो पेशेंट्स आते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के होते हैं, जिसमें उनकी मेन कंप्लेंट सांस में तकलीफ़, सांस में दिक्कत, खांसी, बलगम में खून आना, तेज़ बुखार हो जाना, ये सारे अलामत होते हैं। और ज़्यादातर ये जो मरीज़ होते हैं इनके ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत हद तक कम होती है और इसके लिए हमें मरीज़ों को ऑक्सीजन और बहुत सारी कोविड की FDA अप्रूव्ड दवाएं अब आ गई हैं और काफ़ी एडवांसमेंट अब तो कोविड के हवाले से हो चुकी है। काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हम प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर भी दे सकते हैं और काफ़ी मरीज़ को उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन स्टिल कोविड अभी भी एक ऐसा मर्ज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टडीज़ की ज़रूरत है और अभी भी पेशेंट्स ऐसे हैं जो अगर वेंटिलेटर पर चले जाते हैं तो उनका वेंटिलेटर से वापस आना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। ओके डॉक्टर खौला, कोविड ऐसा कोविड में क्या होता है कि जब कोई कोविड का शिकार हो जाता है तो वो जनरलाइज वीकनेस की कंप्लेन करता है? कोविड तो लंग्स की प्रॉब्लम है, हम सब देखते हैं, लेकिन वो पूरी बॉडी को कैसे मुतासिर कर रहा है? देखिए, लंग्स का जो काम होता है वो बेसिकली हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। सांस के ज़रिए हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा ब्लड साफ़ होता है। यही साफ ब्लड फिर दिल के ज़रिए जिस्म के सारे आज़ा को पहुंचता है। जब लंग्स ही ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे या कम काम करेंगे तो ये जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ये अफेक्ट हो जाता है और जिस्म के बाकी आज़ा को जो ब्लड पहुँचता है वो उस तरीके से नहीं पहुँचता, उस मिकदार में नहीं पहुंचता और उतना प्योरीफाइड नहीं पहुंचता, तो जिसकी वजह से पेशेंट को फटीग हो जाना, जल्दी थकन होना, जिस्म में दर्द होना, बाकी अज़ा का धीरे धीरे करके कम काम करना या फेल होना, ये ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। ओके डॉक्टर खौला, ये सेसेशन ऑफ स्मोकिंग ये क्या होता है और ये क्या है और स्मोकिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे माशरे में स्मोकिंग बहुत कॉमन है? जी बिल्कुल, स्मोकिंग जो है वो बेसिकली, सबसे पहले तो मैं आपको स्मोकिंग के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि स्मोक जो सिगरेट्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ अ प्लांट कॉल्ड टोबैको। और ये जो टोबैको है जिसमें निकोटीन जो एक चीज़ होती है वो बहुत हार्मफुल है, बहुत इंजूरियस है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बहुत एडिक्टिव है। जो और दूसरे ड्रग अब्यूज़ हमारे पास होते हैं जैसे हीरोइन है, चर्स है या और दूसरी एडिक्शंस होती हैं, ये उनसे ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर एडिक्टिव है। तो अगर कोई एक इंसान स्मोकिंग शुरू करता है तो उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट फेज में ये एडवाइस करते हैं कि स्मोकिंग स्टार्ट ही ना की जाए।
है। ओके। स्मोकिंग जो है वो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करती है जी। लेकिन लोगों की नॉलेज के लिए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये फेफड़ों के अलावा हमारे जिस्म के और दूसरे अज़ा को भी अफेक्ट करती है। अच्छा। इट्स नॉट ओनली इंजूरियस टू योर लंग्स Okay. बल्कि और दूसरे भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि ये माउथ कैंसर करवाती है, जी जी। ये मैदे के मुंह का कैंसर करवाती है, Okay. ये मसाने का भी कैंसर करवाती है और अच्छा। लंग कैंसर का तो ये टॉप मोस्ट कॉज है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग आपके जो दिल के अमराज हैं जैसे जी, कि जी। हार्ट अटैक वगैरह जी, जी। 4 टाइम्स उसके रिस्क को बढ़ा देती है। जी। स्ट्रोक जिसको हम फालिज कहते हैं जी। उसके रिस्क को बढ़ा देती है। ओके। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ लंग्स पे नहीं हैं बल्कि जिस्म के बहुत सारे अज़ा पे हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर खौला, क्या सिर्फ स्मोकिंग जो थ्रू माउथ ली जा रही है और लंग्स में स्मोक जा रहा है उसी से लंग कैंसर के चांसेस होते हैं, या जो लोग आईवी अब्यूज़र या जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं क्या ये भी कॉज है लंग कैंसर की? क्योंकि लोगों को लगता है हम चूँकि वो जो आईवी अब्यूज़र्स होते हैं उनको लगता है हम कौन सा मुंह से ले रहे हैं, तो हमारे फेफड़ों में तो धुआं जा नहीं रहा। तो इस पे आप प्लीज़ रोशनी डालिए। देखिए स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, नॉट द Okay. ओनली कॉज ऑफ लंग कैंसर। ओके। और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि लंग कैंसर करवा सकते हैं। और जैसे कि आपने आईवी ड्रग अब्यूज़ की बात जी। की या और दूसरी एडिक्शन की बात की, तो अगर स्मोकिंग के साथ साथ ये चीज़ें हैं तो ये एडिटिव इफेक्ट करवाती हैं ओके। कि जो है मरीज़ को जो चांसेस हैं वो लंग कैंसर के ज़्यादा हो सकते हैं अगर विद स्मोकिंग ये चीज़ें हैं। Okay. और अगर विदाउट स्मोकिंग भी ये चीज़ें हैं तो इस तरह का जो मरीज़ जो कि किसी भी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ करता है तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ओके। उनकी कुव्वत मुदाफ़ित बहुत हद तक कम हो जाती है जिसमें Okay. उन्हें मल्टीपल इन्फेक्शंस जो कि लंग के भी हो सकते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्सा के हो सकते हैं, Okay. मल्टीपल कॉजेज़ ऑफ कैंसर क्योंकि वो लंग के भी हो सकते हैं, वो ब्लड के भी हो सकते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं। तो सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं है जो कि किसी भी ड्रग अब्यूज़ से हो, बल्कि और बहुत सारे कैंसर हैं जो कि आईवी ड्रग अब्यूज़ से या और दूसरे अब्यूज़ से हो सकते हैं। ओके। डॉक्टर खौला, हमारी जो यंग जनरेशन स्टाइल या इम्प्रेस करने के लिए स्मोकिंग करते हैं और फिर वो इस एडिक्शन में आ जाते हैं और वो इस चीज़ को ऐसे कंपनसेट करते हैं कि हम साथ में एक्सरसाइजेस करें और जिम जाएं। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट है, स्मोकिंग भी चल रही है और जिम में एक्सरसाइजेस भी चल रही हैं, ये क्या है? सबसे पहले तो यंग जनरेशन के हवाले से मैं आपको एक बात ये कहूँगी कि आजकल जो है वो स्टेटस सिंबल कह लें या स्टाइल स्टेटमेंट कह लें, जी जी। सिगरेट तो अब बहुत पीछे रह गई है, ई सिगरेट्स और वेपिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ओके। लोग जो है वो यंग जनरेशन इसको बहुत कूल समझती है। वो ये समझती है कि हम स्मोकिंग, हम सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं, हम तो वेपिंग कर रहे हैं या हम ई सिगरेट्स पी रहे हैं। तो मैं ये नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि ये ई सिगरेट्स और वेपिंग भी इक्वली हार्मफुल है जितनी स्मोकिंग है। ओके। इसमें कोई मोर और लेस ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये सेफ ऑल्टरनेटिव है टू स्मोकिंग, क्योंकि इनिशियली ये जब चीज़ें आई थी तो ये इसी तरीके से मुतारिफ कराई गई थी मार्केट में कि ये सेफ ऑल्टरनेटिव है टू स्मोकिंग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दे डू कंटेन हार्मफुल कंटेंट्स लाइक निकोटीन एंड टोबैको। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो हम डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए, बेंजीन जो कि कार्सिनोजन है जो कि कैंसर करवाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं। तो ये इक्वली हार्मफुल है। और दूसरा ये कि ये आपके लंग्स को बिल्कुल वैसे ही अफेक्ट करेंगी। और जहाँ तक जिम की और स्मोकिंग की बात है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्मोकिंग जो टोबैको होता है बेसिकली निकोटीन एंड टोबैको, वो आपके दिमाग में केमिकल होता है जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करवाता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो एक स्मोकर जिसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ऑलरेडी इंक्रीज है ड्यू टू स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग के साथ, एंड वो साथ में जिम भी कर रहा है, तो जिम से भी हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के रेज होने से सडन कार्डिक कोलैप्स होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। हमने एक सेलिब्रिटी का भी सुना था, आई थिंक सबको याद हो, सिद्धार्थ शुक्ला जी, वो फिटनेस फ्रीकी और एट द एज ऑफ 40 ही डाइड। तो मतलब वो जिम भी जा रहा है और वो अल्कोहल एंड ऑल दैट। तो ये हमारे नाजरीन और सामीन, ये कॉम्बिनेशन बहुत भयानक कॉम्बिनेशन है कि आप स्मोकिंग भी करें और साथ में जिम भी जाएं। डॉक्टर खौला, ये शीशा का भी रिवाज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैं अक्सर मेरी अपनी स्टूडेंट्स मुझे एक दफ़ा कहती हैं मैम कि ये तो मैं इसमें तो फ्लेवर डाला है, मैंने मेंथोल का डाला है और ये हार्मफुल नहीं है, ये बड़ी अच्छी होती है, हमारे तो ये घर में है। और वो बड़ा हैप्पीली मुझे बता रही थी और मैं उसका मुँह देख रही थी, कहती मैम ये हार्मफुल नहीं है। तो क्या उसने ये सही कहा?
अगेन ये एक मिसकंसेप्शन है Okay. और हमारी यूथ को हमारी जो यंग जनरेशन को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके और ये बेसिकली ये फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाना और ये सारी चीज़ें ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। ओके जैसे कि मैंने कहा ई सिगरेट और वेपिंग, इसी तरीके से जो शीशा वाटर पाइप जिसको हम कहते हैं, जी, ये जी। भी इक्वली हार्मफुल है। Okay. इसमें सारे वही कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो कि है। हमारी सिगरेट में मौजूद होते हैं। Okay. तो ये फ्लेवर्स ऐड कर देना या ये कहना कि ये इसमें टोबैको नहीं है या इसमें निकोटीन नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। और ये टोटली एक स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कराने का, Okay. उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फेमस करने का। Okay. सो इट्स टोटली अ रॉन्ग कंसेप्शन। ओके अच्छा डॉक्टर खौला, अभी आपने ये कहा कि जो कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उस दौरान अगर वो जिम जा रहा है तो वो अपनी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर रहा है। अब एक इंसान है जिसने स्मोकिंग छोड़ दी है, किसी की नसीहत उसको याद आ गई और उसने किसी की नसीहत को माना, तब उसने छोड़ दिया स्मोकिंग, तो क्या फिर वो जिम ज्वाइन कर सकता है? जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्मोकिंग ने किस हद तक, सबसे पहले तो हमें बीइंग अ डॉक्टर ये Okay. देखना होता है कि स्मोकिंग ने लंग्स को किस हद तक अफेक्ट किया है। ओके हमारे पास कुछ फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसके Okay. ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीज़ के फेफड़ों की जो कैपेबिलिटी है वो किस हद तक मुतासिर हुई है। ओके उस हवाले से फिर हम हर मरीज़ का एक टॉलरेंस लेवल होता है, क्योंकि अगर एक मरीज़ है जो कि बहुत 20-30 साल से सिगरेट पी रहा है तो ऑब्वियसली उसके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे Okay. किसी एक हेल्दी नॉन स्मोकर के लंग्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लंग फंक्शन टेस्ट हम उनकी कैपेबिलिटी को चेक करके और फिर हम उन्हें डिफरेंट एक्सरसाइजेज के बारे में बताते हैं कि वो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज सेफ़ हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज वो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लंग उनके 50% या उससे ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, उसमें कुछ हवा के छल्ले जिसको हम कहते हैं या एम्फाइसेमेटस या बुल्लास जिनको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, अगर वो बन गए तो उनके लिए हेवी लिफ्टिंग और इस तरह की एक्सरसाइजेज हार्मफुल हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में उनके फेफड़ों के फट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही सिगरेट छोड़ते हैं लंग रिपेयर का प्रोसेस इमिजिएटली स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सिगरेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ टाइम तक तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप उसे छोड़िए, उसके बाद आप डॉक्टर से रुजू कीजिए और ये जानिए कि आपके फेफड़े किस हद तक मुतासिर हुए हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटी टॉलरेंस लेवल है कि आप कौन सी एक्सरसाइज को बर्दाश्त कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खौला इफ्तिखार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बिंग कोलीग एक दूसरे को इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्मोकिंग और जितने भी आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। और वो बुज़ुर्ग हजरात या ख़वातीन जो हुक्का या स्मोकिंग किसी वे में कर रही हैं, ये स्पेशली प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको जो डॉक्टर खौला ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं, आप प्लीज़ उन्हें अपनाइए और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो सिर्फ आप ही स्मोक नहीं कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको आप ज़बरदस्ती टबैको उनके अंदर डाल रहे हैं। डॉक्टर खौला, मैंने सही कहा? जी, इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं जी। और आपकी फैमिली, आपके बच्चे इक्वली उन्हीं अमराज से मुब्तला हो सकते हैं, 2-4 हो सकते हैं जो कि एक स्मोकर हो सकता है। जी, स्मोकिंग एक एडिक्शन है और ये इल्लत है, और इल्लतों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। तो बिंग मेडिकल डॉक्टर, आपके पास ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कि लोग घर बैठे एटलीस्ट एक पहला कदम बढ़ाएं इन इल्लतों से पीछा छुड़ाने के लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये एक ऐसी एडिक्शन है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। जी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि और दूसरे जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं ये उनसे कहीं ज़्यादा एडिक्टिव है। जी। पेशेंट काफ़ी टाइम से जब सिगरेट यूज़ कर रहे होते हैं, वो उनका जो लेवल ऑफ टोबैको एंड निकोटीन यूज़ होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ होता है। जी। और विद टाइम ज़ाहिर है ये लेवल बढ़ता चला जाता है। ओके। वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए सिगरेट के ऊपर, और अगर उन्हें वो सिगरेट ना मिले तो वो नॉर्मली फंक्शन भी नहीं कर पाते। जी। वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार होते हैं, और फिर वो जैसे ही सिगरेट लेते हैं दे फील गुड, दे फील कम्फर्ट, दे फील रिलैक्स्ड। Okay. तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मरीज़ के अंदर खुद वो एक विल पावर होना चाहिए कि वो उसे सिगरेट छोड़नी है। Okay. क्योंकि आप और मैं सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक मरीज़ खुद से नहीं चाहेगा तो ये काम नहीं हो सकता।
बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक होती है, या हम उसको कहते हैं 5 A's। ओके, ठीक है, तो वो 5 A's ऑफ स्मोकिंग सीजेशन है, जिसमें सबसे पहले तो जो है वो हम फर्स्ट A स्टैंड फॉर आस्क। तो हम मरीज से पूछते हैं कि आप कब से सिगरेट पी रहे हैं, ओके, आप कितनी सिगरेट एक दिन में पीते हैं, ओके, आप सिगरेट की कौन सी टाइप ऑफ सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि यूजुअली लोग कैनबिस, चर्च और इन सब चीज़ों के साथ भी सिगरेट पी रहे होते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले उनसे पूछना होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप या सेकंड ए होता है, एंड इट स्टैंड्स फॉर असेस। ओके, हम पेशेंट को असेस करते हैं और पेशेंट की कोई इस तरह की सिगरेट की वजह से कोई भी इस तरह की बीमारी या सिगरेट की वजह से कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो गई है पेशेंट को, हमें वो देखनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, उसमें होता है असिस्ट। असिस्ट के अंदर हमें ये होता है कि हमें बेसिकली पेशेंट को ये पूछना है या देखना है कि वो क्या टाइम पीरियड उसके दिमाग में है कि उसने इस टाइम पीरियड में सिगरेट छोड़नी है। लाइक पिकिंग अ डेट कि हमें इस टाइम पीरियड में या इतने महीनों में अपने सिगरेट को हम ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपनी एडिक्शन को कम करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है एडजस्ट एंड अरेंज, यानी कि हमें पेशेंट के लिए बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होती हैं। उसके अलावा फार्माकोथेरेपीज़ भी हैं, यानी कि कुछ ड्रग्स भी FDA अप्रूव्ड हैं हमारे पास। 2 FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जिसके थ्रू हम मरीज़ को जो है वो स्मोकिंग सीजेशन प्लान में जब हम एंटर करते हैं तो वो हम 2 ड्रग्स में से डिपेंड करता है किस मरीज़ को हम कौन सी ड्रग सूटेबल है। तो स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करने से तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले हम वो ड्रग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बिहेवियरल थेरेपी, मोटिवेशनल जो है वो स्पीचेस और पूरी फैमिली की मदद से, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है, ये एक डॉक्टर का काम नहीं है, ये पूरी फैमिली का काम है, क्योंकि उस मरीज़ के साथ साथ उसके घर वाले भी इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। तो उन सब चीज़ों, उन लोगों की भी इसमें जो है हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन वी अरेंज फॉलो अप कि हम ये देखते हैं कि जो भी मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब की है पेशेंट वो रेगुलर कंप्लायंट हैं, वो उसको उस तरीके से ले रहे हैं प्रॉपर्ली जैसे हमने दी है। उसके बाद हम उनके फॉलोअप्स अरेंज करके और उनको जो है वो एडजस्ट करते हैं। डॉक्टर खौला, इसका मतलब है कि जो 5 A's में आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो 4th वाला है, जिसमें एडजस्टमेंट आ रही है और इसमें पल्मोनरी रिहैब आ रही है। तो पल्मोनरी रिहैब तो मतलब इसमें बहुत सारे लोग होंगे, इसमें काउंसलिंग भी होगी, इसमें मेडिकेशन भी होगी, तो इसमें क्या साइकोलॉजिस्ट का रोल है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पेशेंट की साइकेट्रिक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट जब किसी भी चीज़ का आदी हो जाता है तो उसका ताल्लुक दिमाग से होता है। ठीक है। तो पेशेंट की साइकेट्रिक काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर खौला, इसमें घर में एक्टिविटीज़ ऐसे क्या की जाएं? क्या वो कोई मतलब दस्तकारी का काम करे या ऐसा क्या करे, अपने आप को इंगेज करे कि अपने माइंड को वो डाइवर्ट करे? ऐसी वो कौन सी एक्टिविटीज़ करे? देखिए, इनिशियली तो जाहिर है जब पेशेंट अपनी स्मोकिंग स्टॉप करते हैं या सीजेशन का प्लान भी करते हैं तो दे गो इनटू डिप्रेशन। यस। और उनको बहुत एंजाइटी होती है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, निकोटीन के साइड इफेक्ट जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो सारे हो सकते हैं। तो इनिशियली तो लोगों को अपने जॉब पे जाने का भी दिल नहीं करता। तो उन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो चीज़ हैं वो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं। और इस तरह की कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कोई भी इस तरह का काम या कोई भी इस तरह का अच्छा काम जो पेशेंट को खुद अच्छा लगता है वो उसमें इंगेज हो सकते हैं। वो लोगों के दरमियान बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जो भी वो कंडीशन फील कर रहे हैं वो उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो दिमाग में उनकी एंजाइटी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो डिप्रेशन की चीज़ें चल रही हैं, वो बात करने से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली के साथ उनके अच्छे टर्म्स होना, उनके साथ इंटरेक्शन होना, फ्रेंड्स का सोशल होना, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्टर खौला, इस दौरान क्या वो कोई हैवी किस्म की एक्सरसाइज कर सकता है? हैवी किस्म की एक्सरसाइज करने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इनिशियली पेशेंट इतना ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस और फटीग फील कर रहा होता है कि वो यूजुअली हैवी एक्सरसाइजेस कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। तो खौला, तो इस दौरान उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइट का ख्याल वैसे भी रखना चाहिए और ये बहुत
आइडियल सिचुएशन होती है। ठीक। और ये बल्कि मैं आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगी कि जब हम स्मोकिंग रोक देते हैं जी। तो ये एक फैक्ट है कि विद इन 6 मंथ्स जी। 2 kg वेट गेन होता है। ओके। और वेस्ट में या जो लेडीज़ स्मोक करती हैं वो यूजली अपनी स्मोकिंग इसी वजह से नहीं छोड़ती क्योंकि उन्हें होता है कि हम जैसे ही स्मोकिंग छोड़ेंगे तो हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओह, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लस अगर आप हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेंगे तो वो आपके हेल्थ को, आपके वेट के इश्यूज को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते ओके डॉक्टर खौला, प्रेगनेंसी और स्मोकिंग, अब गांव देहात में भी शायद अभी थोड़ा बहुत कल्चर है कि सासू माँ या कोई हुक्का पी रही है हुक्का पी रही है। और बहू प्रेग्नेंट है या बेटी प्रेग्नेंट है, तो ये कैसे इफेक्ट करेगा उस खातून पे जो कि स्मोकिंग नहीं कर रही है लेकिन वो प्रेग्नेंट है और साथ में हुक्का कोई पी रहा है? ससुर भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता कोई है। भी हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग के सेम वही इफेक्ट्स हैं जो एक्टिव स्मोकिंग के होते हैं। ओके। और माँ के ऊपर भी इसके बुरे असरात हैं और बेबी के ऊपर इसके इससे ज़्यादा बुरे असरात हैं। Okay. यूजली अगर कोई फीमेल खुद स्मोक कर रही है या पैसिव स्मोकिंग का शिकार है Okay. तो उनके बेबीज़ में लो बर्थ वेट होने के चांसेस हो सकते हैं। Okay. प्रीमेच्योर लेबर के चांसेस हो सकते हैं। Okay. पोस्ट ऑप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जिसमें ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर्स, इक्लेम्शिया, फिट्स Okay. पड़ जाना, ठीक। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो नाज़रीन आपने देखा कि स्मोकिंग जब आप करते हैं तो सिर्फ अपने साथ ज़्यादती नहीं करते, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी कितनी बड़ी ज़्यादती कर जाते हैं जो कि उनकी ख्वाहिश नहीं होती, उनका दिल नहीं कर रहा होता टोबैको लेने का, लेकिन आप उन्हें ज़बरदस्ती दे रहे होते हैं। तो हमारा ये आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम लंग्स के प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी कोलीग हैं तो मैं इसका थोड़ा फ़ायदा उठा रही हूँ। और डॉक्टर खौला, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। आप हमारी नेक्स्ट एपिसोड की भी गेस्ट होंगी। और हम लंग्स, क्योंकि देखिए सांस और ज़िंदगी, मैं अपनी डिप्टी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ तो मैं उनको एक बात कहती हूँ, बेटा पहले खुदा चाहिए और उसके बाद सांस चाहिए, और सांस फेफड़ों से आता है। तो इसलिए हम फेफड़ों के अमराज का तफसीली जायज़ा लेंगे और इसके एहतियाती तदाबीर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड्स में डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर खौला इफ्तिखार से। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और देखते रहें प्रोग्राम आपकी सेहत, गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।